लिटरेचर की किसी चीज़ का के बारे में कैसे अंदाज़ा लगाते हो? If you are fond of reading novels, short stories, poetry, etc., you might be aware that inference is very important in studying and appreciating literature. अगर आपको शौक है नॉवेल्स का, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री वगैरह पढ़ने का हो भी, तो आप उर्दू में पढ़ते होंगे, इंग्लिश में थोड़े पागलों की तरह पढ़ते होंगे वेल तो आपको फिर पता होगा कि आप क्या करते हो, आप इससे अवेयर हो, यानी आप इस चीज़ से आगाह हो कि कैसे इन्फेरेंस जो है लिटरेचर में कितना अहमियत का हामिल है, लिटरेचर में इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप लिटरेचर को अप्रिशिएट ही तब कर सकते हो डेफिनेटली जब आपको समझ आएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है राइटर, उल्लू का पट्टा क्या कहना चाह रहा है, तो आप तभी उसको इन्फर कर सकते हो ना अच्छे से, अप्रिशिएट भी तब कर सकते हो तब, और गालियाँ भी तभी दे सकते हो जब आप इन्फर करोगे, समझोगे, अंदाज़ा लगाओगे, तभी आप कुछ भी कर सकते हो उसके बारे में। वेल यहाँ तो सिर्फ अप्रिशिएट लिखा है, गालियों वाला मैं खुद से ऐड कर रही हूँ। वेल अब जाहिर है हर चीज़ अप्रिशिएट के काबिल थोड़ी होती है, कुछ गालियों के काबिल भी तो होती है ना। अच्छा छोड़ें, हम आगे पढ़ते हैं। वेल नॉन फिक्शन राइटर्स, दैट इज़ फिक्शंस होता है कि अफसानी, और नॉन फिक्शन गैर अफसानी जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ राइटर्स ऑफ फैक्चुअल मटेरियल। फैक्चुअल यानी कि जो फैक्ट्स की बेस पे हकीकी बातें लिखते हैं। एक तो होती है ना अफसानवी बातें कि ये बादशाह था, फिर परियां थी, और ये ऐसी वैसी बातें जिनका फैक्ट से, रियलिटी से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो नॉन फिक्शन है वो लिखते हैं फैक्चुअल मटेरियल, ठीक है, यानी कि फैक्ट्स की बेस पे लिखते हैं। जो फिक्शन राइटिंग होती है वो अफसानवी होती हैं, जो आपको बताया ना परियों वाली ये ऐसी वैसी, वो फिक्शन उसको कहते हैं। ये 1001 में आई थिंक हमने इसको फिक्शन और नॉन फिक्शन को पढ़ा। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ कहीं। वेल यूजली स्टेट डायरेक्टली व्हाट द मीन। Fiction or creative writers often show what they mean by describing the scene of situation. फिक्शन राइटिंग में ऐसे होता है कि आपको, जैसे नॉवेल्स नहीं होते कि कर्टन्स लगे हुए थे, विंडो खुली भी थी, सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, वो रेस डाल रही थी, ऐसे सीन क्रिएट करते हैं फिक्शन राइटिंग में, ठीक है। इट इज़ फॉर द रीडर टू इन्फर द पॉइंट ऑफ व्हाट द राइटर हैज़ टू से। आई शैल इलिस्ट्रेट दिस विद एन एग्जाम्पल। अ नॉन फिक्शन राइटर माइट राइट। ये नॉन फिक्शन राइटर का एक हम राइटिंग देखते हैं। हेनरी was angry at his wife. हेनरी जो अपनी बीवी पे गुस्सा था। अब फिक्शन क्रिएटिव राइटर माइट राइट। अब जो फिक्शन जो अफसाने लिखने वाला राइटर होता है, अफसानवी राइटर है, वो उसको ऐसे लिखेगा। हेनरीज आइज नैरोड व्हेन हिज वाइफ स्पोक टू हिम। उसकी ऐसे आंखें मतलब नैरो हो गई, जैसे वो नहीं होता कि सुकड़ जाना या गुस्से से सम टाइम होता है, वो तो वैसे स्कैटर होती हैं। जब उसकी बीवी ने उससे बात की, ही कट हर ऑफ इन द मिडल। उसने उसकी बात बीच में टोक दी, उसका सेंटेंस पूरे ही नहीं होने दी, उसके वर्ड उसके सेंटेंस को बीच में कट ऑफ कर दिया। आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू विद यू। और उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है कि तुमसे मैं सर खपाऊँ, अपना दिमाग तो ऐसा ख़राब करूँ। अब ये दो लाइनें जो एक फिक्शन राइटर लिखता है उसका यही मतलब है। आप इससे ज़ाहिर है ये इन्फर करते होंगे कि वो उसकी बीवी पे उसको गुस्सा है या लड़ाई हुई है या वो नाराज़ है अपनी बीवी से, मतलब वो ये एक लाइन का ये इन्फ्लुएंस होता है ना। तो फिक्शन एक जो फिक्शन राइटर है वो इसको ऐसे लिखता है, तो नॉन फिक्शन राइटर इसको ऐसे लिखता है, ठीक है। ये अफसानवी और गैर अफसानवी हो गया। Well, instead of simply stating that Henry was angry, the creative writer has through his description shown Henry's anger. वही बताया गया कि ये बताने के बजाय कि वो डायरेक्ट बताने के बजाय कि वो अपनी बीवी से नाराज़ है या उस पर गुस्सा है, वो उसके ना जो एटीट्यूड है वो बताएगा, जिससे आप इन्फर जिससे यही करते हैं कि वो डेफिनेटली अपनी वाइफ से नाराज़ है। If you read literature, poetry, short stories, novels, biographies, etc., you need to apply inference skills. You understand that appreciation of such words where a lot of meaning is implied that is not stated directly. ये तो हम ऊपर 500 बार पढ़ा है कि फिक्शन में हम हमेशा इन्फेरेंस में हम वो करते हैं, मीनिंग आगाज करते हैं जो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता। विल डिपेंड ऑन दिस स्किल, कि आपकी स्किल्स पे जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है क्या भला हमारा ये जो है इन्फेरेंस मेकिंग, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नो आई शुड रीड अ वेरी शॉर्ट पोइम ऑफ 4 लाइन्स। वो क्या है कि अब नीचे 4 लाइन्स की शॉर्ट पोइम है, इट्स रिटन बाय द अमेरिकन पोइट जेम्स रसल लॉयल एंड इज कॉल्ड 68 बर्थडे। 68 बर्थडे इसका नाम है पोइम का, और हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपने इससे इन्फर करना है अच्छा सा कि क्या इन्फर होता है। एज लाइफ रन्स ऑन, के ज़िंदगी चलती रहती है, गुजरती रहती है। द रोड ग्रोज स्ट्रेंज, तो क्या होता है जो रोड है लाइफ का, ज़िंदगी का जो रोड है वो हमारे लिए स्ट्रेंज होता जाता है, अजनबी होता जाता है। विद फेसिस न्यू, नए नए लोग हमें मिलते हैं। नियर द एंड, और एंड के करीब। द माइल स्टोन्स इंटू हेड स्टोन्स चेंजेस, कि जो माइल स्टोन है वो हेड स्टोन्स में चेंज हो जाता है। नेट एवरी वन आ फ्रेंड, कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। अब इन्फर आप इससे क्या करें, या तो ऐसे होता है कि उसको अपने किसी करीबी दोस्त से धोखा मिला है राइटर को,
तो वो कह रहा है कि हर कोई दोस्त नहीं होता, कि ज़िंदगी में आप जाते हैं, आपके लिए जो लाइफ रोड है वो स्ट्रेंज होता जाता है और नए न्यू फेसेस मिलते हैं जब आप उनके करीब आते हैं, या जब आपको आगे ज़्यादा आप कह लें कि आपका इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से होता है, फिर आपको पता चलता है कि यार वाकई हर कोई दोस्त नहीं होता। या मुझे वो शेर गालिब का आई गेस पता नहीं किसका है, जिसका भी है वो याद आ रहा है कि होता नहीं दोस्त हर हाथ मिलाने वाला, ऐसे ही है कुछ, आप इसको ठीक से कर लीजिएगा। ओके जी आर लॉल। अच्छा माइलस्टोन वो कह रहा है स्लैब ऑफ स्टोन सेट अप इन द ग्राउंड टू शो द डिस्टेंस इन माइल्स ऑन अ रोड। कि ना वो आपने देखा होगा अगर आप कहीं दूर सफ़र कर रहे हैं तो लिखा होता है ना कि आप कराची जा रहे हैं तो लिखा होगा, नहीं कराची नहीं, लाहौर जाते हैं, लाहौर जा रहे हैं तो लिखा होगा लाहौर 68 किलोमीटर 75 किलोमीटर या 30 किलोमीटर रह गया, इसको कहते हैं हम माइलस्टोन्स। वो जो स्लैब्स उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लिखे होते हैं ना कितना रह गया, उसको हम माइलस्टोन्स कहते हैं। और हेड स्टोन कहता है स्टोन विच मेक्स द टॉप ऑफ अ ग्रेव, कि जो कब्रों के ऊपर नहीं लगा हुआ होता स्टोन के फलां बिन फलां की ये कब्र है, यूजली हैविंग द बरीड पर्सनस नेम्स ऑन इट, उसको हम हेड स्टोन कहते हैं। तो वो राइटर कह रहा है माइलस्टोन जो है वो हेड स्टोन में चेंज हो जाता है। यही मतलब है कि आपके बहुत चाहने वाले करीब वाले जो आपको, माइलस्टोन तो आपकी हेल्प करता है ना, कि आपको बताता है कि आपका इतना रास्ता रह गया, आप खुश हो जाते हैं, जबकि हेड स्टोन वो तो एक डिजीज़ के सर पे लगा होता है, वो डेफिनेटली हैवी होता है। तो वो कह रहा है कि माइलस्टोन जो हेड स्टोन में चेंज हो जाते हैं क्योंकि होता नहीं दो सर हाथ मिलाने वाला। ओके the infant that speaker in the poem is 68, although the poem doesn't state that the speaker is 68. The title of the poem strongly implies it, that is the purpose of the title. वो कह रहा है कि आपने 4 लाइनों की ये पोइम पढ़ी है, 4 लाइन्स की, आप में इसमें कहीं भी स्पीकर ने 68 का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका टाइटल जो है वो ये बता रहा है कि उसकी 68 बर्थडे है। ज़ाहिर है उसकी इतनी लंबी ज़िंदगी गुजर गई है, इसलिए उसे जाके पता चलता है कि नॉट एवरीवन अ फ्रेंड। ओके कि यानी कि वो इम्प्लाइडली उसको आपके तक कम्युनिकेट कर रहा है, एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहा है, मतलब वाजे तौर पे नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है कि उसका 68 बर्थडे है। द पोम कंपेयर्स लाइफ टू अ रोड विद माइलस्टोन्स, कि अब पोएम ने एक लाइफ को रोड पे जो माइलस्टोन्स होते हैं वो जो तख्ते से लगे होते हैं उससे कंपेयर किया है। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन सजेस्ट दैट लाइफ रन्स ऑन अ रोड मार्क्ड बाय माइलस्टोन्स अलोंग इट। एज वी मूव अलोंग द रोड वी मीट द न्यू फेसेस ऑफ पीपल वी आर नॉट फेमिलियर विद। अब ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगली लाइन ये बताती है कि आप जब आगे जाते हैं रोड पे तो आप नए बंदों से मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं होते, वो मैंने आपको साथ ही डिस्क्राइब कर दिया जैसे ही हमने पोइम पढ़ी। वेल नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। 3rd नंबर पे द पोइम इम्प्लाइज दैट बर्थडे आर लाइक माइलस्टोन्स दैट मार्क द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ कि जो बर्थडे है वो एक माइलस्टोन्स की तरह होती है, कि अगर 68 बर्थडे है तो इसका मतलब है लाहौर 68 किलोमीटर दूर रह गया, नहीं 68 किलोमीटर आप गुजर आए हैं तो 68 किलोमीटर में से टोटल डिस्टेंस माइनस कर दें तो इतना किलोमीटर दूर रह गया। यानी कि वो आपको कुछ बता रही है, कुछ साइन आपके लिए एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है, आपका बर्थडे जो होता है, ठीक है, आपके लिए माइलस्टोन की हैसियत रखता है। अ टाइम कम्स व्हेन लाइफ्स माइलस्टोन टर्न इनटू हेडस्टोन्स। ज़ाहिर है आप 68 हो गए, 70 80 कब तक जिएगा, मरेगा तो सही ना एक दिन, तो क्या होगा उसकी कब्र पे हेडस्टोन लगा होगा, उस पर उसका नाम लिखा होगा। तो वो जो माइलस्टोन थे उसकी लाइफ के, वो जो बर्थडे आता था हर बार उसका, यानी कि जो उसके लिए माइलस्टोन की हैसियत रखता था वो हेडस्टोन में चेंज हो जाता है। द मार्कर्स सेट इनटू ग्रेव्स मीनिंग इन द वर्ड इन अदर वर्ड्स दैट लाइफ एंड्स इन द डेथ, कि ज़िंदगी जो है मौत पे ख़त्म हो जाती है। 4th नंबर इज द फाइनल लाइन इम्प्लाइज दैट वी गेट ओल्डर। अब चौथी लाइन है कि नेक्स्ट द एवरीवन इज़ फ्रेंड, कुछ ऐसे करके थी कि हर वो ये बताती है आपको कि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है मोर एंड मोर फ्रेंड्स डाई, उसके ज़्यादा से काफ़ी सारे दोस्त मर खप जाते हैं। अंडर ऑल द हेड स्टोन्स आर फ्रेंड, अब सारी कब्रों में होते हैं मिट्टी के नीचे, सबके सरों पे हेड स्टोन लगा होता है, ठीक है। नो वी विल डिस्कस एन अदर शॉर्ट पोएम। अब वो कह रहा है अगली पोएम हम डिस्कस करते हैं। अब वो पोएम पहले उसने आपको पढ़ाई, फिर 4 स्टेटमेंट्स में उसकी चारों लाइंस डिस्क्राइब की, जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी थी। ये जस्ट आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको सारे को रीड आउट करती हूँ। अब ये फोक हम पोइम पढ़ते हैं, बाकी आप नीचे से खुद करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। द फोक कम्स, फोक का मतलब होता है धुंध जो होती है। ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी बिल्ली के पाँव पर आती है फोक। इट सेट्स लुकिंग वंस हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हांचीज एंड देन मूव्स ऑन, कि जो धुंध है फोक है वो कैट के लिटिल छोटे छोटे पाँवों पर पड़ती है, फिर क्या होता है लुकिंग वंस, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, सिटी होता है शहर। अब एक तो इंग्लिश पोइट्स की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं उनको सबसे बड़ा चवल कहती हूँ दुनिया का। अब लेकिन हम पढ़ते हैं इसको, छोड़ें।
फॉग की बात करते हैं, वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो फॉग है वो कैट को रिलैक्स करती है कि उसके पाँव पे पड़ती है फिर भी वो चलती रहती है, उसको फॉग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं करती है कैट। मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो अब साइलेंट हाँ चीज़, वो खामोशी के जजीरों में जैसे वो होती है ना, मतलब जैसे वो आम चलती है फॉग में वो वैसे ही रहती है, क्या पता उसको सर्दी ना लगती हो कैट को, जो राइटर की कैट है उसको। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो मूव ऑन करती रहती है, यानी कि फॉग और कैट का आपस का एक किस्म का रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है राइटर, या कुछ और चाह रहा हो तो मुझे नहीं पता। वेल छोड़ें। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द आंसर दैट इज बेस्ड ऑन द पोएम। द वे द फॉग मूव्स इज कंपेयर टू, जिस तरह फॉग मूव करती है वो कहता है वो, अब देखें ना जब धुंध पड़ती है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पड़ रही होती है, और जब बिल्ली सुकून में होती है, मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली घर को चली। आप एक बिल्ली ऐसी कैट को इमेजिन करें जिसने 900 चूहे खाए हों, अब वो कितने आराम आराम से चलेगी, ज़ाहिर है वो फॉग वाली स्पीड में ही चलेगी ना। तो इस तरह फॉग और बिल्ली को कंपेयर कर लें कैट को आपस में, ठीक है। द मूवमेंट इज़ द हार्बर, कि उसकी जो मूवमेंट है वो ऐसी है एक बंदरगाह की तरह। द मूवमेंट्स इन द सिटी, के ऐसी मूवमेंट्स है जो शहरों में होती है, ज़ाहिर है शहरों में तो हसल एंड बसल होती है, यानी कि रश होता है, ये वाली मूवमेंट तो नहीं है। द वे अ कैट मूव्स, अब जो फॉग की मूवमेंट है वो किस तरह मूव किया, डेफिनेटली द वे द कैट मूव, सी वाला। ओ ये मैंने बताया नहीं था, आपने खुद करना था। वेल ये इसका सी वाला है, ठीक है, कि आपने जो क्लोजली रिलेटेड है उसको लगाना है, और वो सी वाला है। सेकेंड इज द कंपेरिजन इम्प्लाइज दैट द फॉग floats over the harbor, hangs over the city, moves quickly and silently। डेफिनेटली इसका भी सी वाला होगा कि ये कंपैरिजन जो कैट और फोक का किया गया है वो जो क्या बताता है कि फोक जो है सिर्फ हार्बर पे मूव ओवर करती है, या सिटी में हैंग हो जाती है, या फिर क्विकली एंड साइलेंटली। डेफिनेटली सी वाला, क्विकली एंड साइलेंटली वाला। द कंपैरिजन विद द कैट कंटिन्यू विद द वर्ड हार्बर, हांची, सिटी, कि कैट का जो कंपैरिजन किया गया विद द कैट कंटिन्यूज विद द वर्ड, कौन से वर्ड से ज़्यादा, हार्बर होता है बंदरगाह, हांचीज होता है खामोशी के, वो जो साइलेंट हांचीज है ना, ऐसे खामोशी जहाँ तारी होती है उसको कहते हैं सिटी। अब डेफिनेटली ये बी वाला है, क्योंकि बंदरगाह पे भी आप कुछ कह लें थोड़ा बहुत वो होता है, लेकिन सिटी में तो ज़्यादा हसल बशल होती है, इसलिए हांचीज जो मोस्ट इसके मोस्टली द मोस्ट क्लोज स्टेटमेंट, द मोस्ट क्लोज इन्फेरेंस इज़ दैट। ठीक है, आपको पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश मेरी अपनी ख़राब हो गई है। ओके, द पोइम इम्प्लाइज दैट द फोग, अब पोइम इम्प्लाइज का मतलब होता है क्या चीज़, पोइम जो है वो इम्प्लाई करती है किस चीज़ की तरफ, इशारा नहीं इम्प्लाइज कहते हैं किस चीज़ को वाजे करती है। स्टेज फॉर अ वाइल एंड देन लीव्स, कि जो फोग है वो कुछ देर के लिए रहती है फिर ख़त्म हो जाती है। स्टेज टू लॉन्ग, ज़्यादा देर के लिए रहती है। नेवर स्टेज, बिल्कुल भी नहीं रहती। तो पोइम इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि कैट से कंपैरिजन किया गया, तो ए वाला मोस्ट क्लोज है। स्टेज फॉर अ वाइल एंड देन लीव्स। द पोइम शोज़ फोग एज, पोइम ने फोग को कैसे दिखाया हुआ है। नंबर ए जो है, नंबर ए नहीं, ए पे डेंजरस, क्वाइट एंड फुल ऑफ मूवमेंट। डेंजरस तो नहीं है, क्वाइट ठीक है कि मतलब थोड़ा बहुत एक इसको क्या कहते हैं सुकून वाला, और फुल ऑफ मूवमेंट तो वो सिटी से अगर रिलेट करती तो फिर है, वरना नहीं। तो इसका जो मोस्ट क्लोज है हमारे पास वो बी वाला ऑप्शन। एंड अदर वे इन विच राइटर्स कैन इंडिकेट करेक्टर इज थ्रू द वर्ड्स दे पुट इनटू देयर करेक्टर्स माउथ्स, कि वो कहता है कि जिस तरह से इंडिकेट कर रहा है ना करेक्टर को। अब देखें हमने यहाँ करेक्टर यूज़ किया, जो इसने राइटर ने पोएम में करेक्टर यूज़ किया कैट का करेक्टर। उसने कैट फीट की बात की कि बिल्ली के पाँवों पे जो पड़ती है, मतलब बिल्ली के पाँवों को फोक से कंपैरिजन किया। अब कैट पास भी तो कह सकता था, बिल्ली के तो वो होते हैं ना, क्या उसको कहते हैं जबड़े नहीं होते, क्या उसको उर्दू में कहते हैं, नहीं याद आ रहा मुझे, पास इसको कहते हैं ना, कि बिल्ली के वो जो होते हैं पंजे, हाँ सॉरी पंजे। तो अब कैट पास वर्ड नहीं उसने यूज़ किया, कैट फीट यूज़ किया। इसका ये मतलब है कि जो करेक्टर की जो राइटिंग के लिए करेक्टर वर्ड्स चूज़ करता है ना, वो आपके लिए क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं कि आप इससे क्या इन्फर करेंगे। मतलब उन वर्ड्स को आपने एक्सपीरियंस करके, उनको नोटिस करके आपने इन्फर करना होता है, जो लिटरेचर में इन्फ्लुएंस मेक करते हैं। वैसे भी डेफिनेटली हमने ऊपर भी ये रूल्स पढ़े हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लिटरेचर में आपने वर्ड्स को ज़्यादा फोकस करना होता है। द रीडर्स हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो हम सारी ज़िंदगी से मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रीडर को बिटवीन द लाइन्स पढ़ना चाहिए। इतना समझदार होना चाहिए कि जो बात उसको कही नहीं गई, वो कहते हैं ना कि इशारा समझ लेता है, वो जो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इसलिए आप समझदार बन जाएं, आपके लिए फिर इशारा काफ़ी होगा और आप रीड बिटवीन द लाइन्स कर पाएंगे। एंड इन्फर द मीनिंग विच मे नॉट बी डायरेक्टली स्टेटेड। ओके, दिस इज ट्रू ऑफ नॉवेल्स एंड अदर जेनरस ऑफ लिटरेचर। इन ड्रामास फॉर एग्जाम्पल, प्ले राइट्स एक्सपेक्ट देयर ऑडियंस टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कि ड्रामाज में आपने पढ़ा होगा, अगर ड्रामाज पढ़े हो ना आपने, तो उसमें लिखा होता है, उसमें स्टार्ट ही ऐसे होता है
कि वो ऐसे अंदर से जल्दी से दाखिल हुआ, उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, फिर वो ये करने लग गया। अब इससे आप खुद इन्फर करते हैं कि वो बाहर से गुस्से में आया होगा। बल्कि नॉवेल्स में भी सम टाइम ऐसा होता है कि जो बाद वाली बात है वो पहले बता दी जाती है। अगर आपका इंटरेक्शन हुआ हो किसी नॉवल से तो पहले वाली बाद में बताई जाती है, फिर आपको बाद में जाके पता चलता है अच्छा उसका बैकग्राउंड ये था, वो जो सबसे पहले हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था। तो वो प्ले राइटर्स ज़्यादा ऐसे करते हैं, ये राइटर्स की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। खैर, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो वो प्ले राइटर्स या ड्रामा राइटर्स जो होते हैं, लिटरेचर के जो भी राइटर्स होते हैं, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप समझदार हैं, आप रीड बिटवीन द लाइन्स, ये वाली जो स्किल है आप इसको ग्रैस्प किए हुए हैं। ऑफ द डायलॉग्स एंड यूज इन्फरेंस टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ देयर करेक्टराइजेशंस। तो आप क्या करेंगे उनको समझने के लिए। अब ज़ाहिर जब आप नावल शुरू करेंगे तो आपको तब तो नहीं पता होगा, आप इन्फरेंस यूज़ करेंगे ना, गेस करेंगे ये होगा या ये होगा या ये होगा, फिर आपको जो कंफर्म है वो लास्ट पे नावल के एंड पे जाके आपको सारा पता चल जाएगा कि ये था। This is of course an important possibility, the most important element of the dramatics art to reveal his character through their speech, but other writers employ the device as well. Study the following passage. Woodhouse, thank you, Jeeves. Jeeves, I said, do you know what? कि वो उसको वो हाउस का वो वुड हाउसेस वो उसको कहता है कि जीव्स को थैंक यू शुक्रिया। अब जीव कहता है आई सेड डू यू नो वर्ड, क्या तुम जानते हो कि क्या? नो सर नहीं, नो सर नहीं। अब मतलब कोई मुंह सर नहीं है इस राइटिंग का। अब ये पूरा पढ़ेंगे में भी लास्ट में हो या फिर इसको आपको खुद से इन्फर करना पड़े कि यस नो ये क्यों चल रहा है उनका डायलॉग। डू यू नो हुम आई सा लास्ट नाइट, तुम्हें पता है कि मैंने रात को किसको देखा? नो सर। जे वॉशबर्न स्टॉकर एंड हिज डॉटर, वो स्टॉकर को और उसकी बेटी को। पॉलिन, इंडीड सर, वो उसकी बेटी का नाम पूछता है कि वो पॉलिन थी साथ उसके, वो कहता है हाँ। इंडीड का मतलब होता है बिलाशुबा ऑकवर्ड, बट ऑकवर्ड है, वो कह रही है अजीब है क्या भला। अब इससे आपको लगता है कि वो हो सकता है स्टॉकर उसकी बेटी कहीं हाइड हुए हों या फिर वो अब कि मैं तो उसको कहूँगी कि वो इश्तिहारी मुलजिम हो तो वो कहीं फिरते ना हो तो उसने उसको देख लिया हो इसलिए वो ऑकवर्ड उसको लग रहा है, हैरान हो रहा है कि वो नज़र आए थे। बट एवर मतलब मैं ऐसे ही आपने एज ए फ़न आपको ये डिस्कस किया है, लेकिन आप सीरियस नोट पे इसको आप पढ़ें, 2-3-4 बार पढ़ें, फिर आप उससे खुद से मीनिंग इन्फो करें। अभी नीचे आगे लिखी हुई है डिटेल, कुछ हम इसको डिस्कस करते हैं। आई कैन कंसीव दैट आफ्टर वट अकर्ड इन न्यूयॉर्क इट माइट, अब ये ना इसकी डिटेल ही मुझे लगता है लिखी हुई है। वो जैसे नहीं होते ड्रामास, ये ऊपर उसका डायलॉग्स बता दिया, नीचे उसने बताया कि ये न्यूयॉर्क में हुआ होगा, ये आपने खुद पढ़ लेना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। पीजी ये वो उसका पीजी वुडहाउस, थैंक यू जीव्स, ये इसमें से उसकी राइटिंग है जिसमें से ये लिया गया पैराग्राफ। आपने 4 लाइनें 5 जो ऊपर हैं डायलॉग्स ये खुद से पढ़ना है, फिर ये डिटेल्स खुद से अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने और इन्फरेंस मेक करने हैं। Look at Jeeves' answer. Apart from one speech, they are very economical, which we can deduce about the kind of person Jeeves is and his attitude towards his master from his economy of speech. वो भी ये आप पढ़ेंगे ना, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जीव्स का जो एटीट्यूड है वो इकोनॉमिकल है, यानी कि वो उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड है ज़्यादा। वो क्यों है, वो जब आप इसको पढ़ेंगे अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब इधर हमने एक बात, फर्स्ट चीज़ नॉन फिक्शन, और मेन जो चीज़ हमने इसमें लिटरेचर इन्फ्लुएंस में पढ़ी है फिक्शन और नॉन फिक्शन। आपने इसका डिफरेंस भी याद रखना है और मैंने आपको समझा दिया ना, आप इसको अपने वर्ड्स में अगर आपके पेपर में सपोज आ जाए, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं जनरली आपके पेपर में, लेकिन आ जाए फिक्शन राइटिंग और नॉन फिक्शन राइटिंग क्या होती है तो आपने उसको लिख देना है। बल्कि वो उसकी हेनरी था, आई गेस हेनरी था, वो अपनी जो वाइफ से एग्री था ना, एंग्री उसके होने की वजह फिक्शन और नॉन फिक्शन आपने वो दोनों लाइन्स लिख देनी है एग्जाम्पल में। एंड देन क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव जो फिक्शन राइटिंग होती है उसको हम क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं। आउट मीनिंग दैट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, दिस इज़, अब ये स्किल जो है कैन एक्वायर बाय रीडिंग एक्सटेंसिवली। ये आप जो हमने इन्फ्लुएंस स्किल पढ़ी है ये आप अच्छे से रीड करके, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करके प्रैक्टिस करके आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।